हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में, उसको जीने में मर जाने में। श्री सोहनलाल द्विवेदी की इन पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं शून्य पीसीएस में। मेरा नाम है मयंक पांडे और आज देखिए हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का आ चुका है और यह कब आया था? यह आया था 30 तारीख को। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि जो फॉर्म भरने की डेट है वह कब से चालू हो जाएगी, तो यह 10 जनवरी 2023 10 जनवरी 2023 से इसके एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरने चालू हो जाएंगे। जबकि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगी वह कब तक है, तो वह 9 फरवरी तक है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि अभी प्रस्तावित है वह कब है? 21 मई 2023 21 ऑफ मई 2023। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स होने में और ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके नोटिफिकेशन में सारा सिलेबस, जो पोस्ट विवरण होता है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, सब दिया हुआ होता है। एक बार आप लोग खुद भी क्या करेंगे, सिलेबस को अपने से पढ़ेंगे। ऑल्दो यहाँ पर आपके साथ जो है डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न देखें तो आपको पता है जो प्री के एग्जामिनेशन होता है, तो प्री के एग्जामिनेशन में सबसे कठिन मेरे हिसाब से जो चरण होता है वो प्री ही होता है। उसका कारण यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। यदि आप स्टैटिस्टिकली जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फेलियर रेट और सबसे कम सक्सेस रेट आपका प्री में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने खुद यहाँ पर 3-4 बार एमपीपीएससी का प्री क्लियर किया हुआ है, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा स्ट्रेटेजी या किस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। जो सिलेबस होता है उसको किस प्रकार से आप देखना चाहिए या किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आपको ये पता है, अच्छे से पता है आप सारे लोगों को, सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और मेंस के बाद क्या होता है, हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और जो मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, इन दोनों से मिला करके मेरिट बनती है। और प्री होता है सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। प्रीलिम्स अपने आप में बहुत कठिन नहीं हो जाता है, यह कठिन हो जाता है अपने कंपटीशन के कारण। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा पूछ लेंगे जो आपने आपको बिल्कुल कभी सुना नहीं है, आप बन ही नहीं पाएंगे एक भी क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होते हैं देखिए आपके पेपर 1 में, जो कि आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, उसमें भी होते हैं कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, ठीक। आपका 2 चीज़ें इसमें एक साथ होती हैं प्रीलिम्स में, एसएसई और एसएफएस, ठीक है ना। एसएसई का मतलब क्या होता है? एसएसई का मतलब होता है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और एसएफएस का मतलब होता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। तो जो आपका एसएसई होता है उसमें मेरिट जो बनती है सिर्फ पेपर 1 से बनती है, जो कि जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिएगा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन ईदर ऑफ दीज पेपर्स, ऑलराइट। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स रहता है। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं वो 2 नंबर होते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका पूर्णांक 200 है, ठीक। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहली बात क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। और जो मेरिट बनती है आपके, यदि एसएससी की बात करते हैं, एसएससी मतलब जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, स्टेट पुलिस सर्विसेज हो गई, सीटीआई हो गया, एक्साइज हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की जो पोस्ट रहती हैं वह सारी की सारी आपकी एसएससी के तहत आती हैं। और मेरिट उसमें सिर्फ पहले पेपर से बनती है, जबकि दोनों पेपरों को और एसएससी की ही बात करूँ तो इसमें जो आपका सीसेट वाला पोर्शन होता है यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है ना। आपको मतलब एक बेयर मिनिमम मार्क्स लाने रहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसका मेरिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की। यदि मैं बात करूँ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की, तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में इन दोनों पेपरों को मिला करके मेरिट बनती है। मतलब कि 100 नंबर इसके और 100 नंबर इसके, टोटल 400 मार्क्स इसमें से मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए सबसे पहले एसएससी और एसएफएस में। एसएफएस में कौन कौन सी पोस्ट रह जाती हैं आपके, एसीएफ हो गए या रेंजर हो गए या परियोजना अधिकारी हो गए। तो इस प्रकार की जो पोस्ट होती हैं आपकी ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज से सेलेक्ट की जाती हैं और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन से आप जानते हैं जो आपका, और ये जो पोस्ट विवरण है आपको नोटिफिकेशन में अच्छे से बता दिया गया है ना। फिर अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की, पात्रता की। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे आज अभ्यर्थी हैं, अभिलाषी हैं, जो कि क्या करते हैं, बहुत यंग एज में प्रिपरेशन चालू कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन को। और जो मिनिमम एज है जो एमपीपीएससी के द्वारा सेट की गई है वो क्या है, तो मिनिमम एज सेट की गई है 21 ईयर्स, ठीक है ना। यू शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन।
और यदि हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं यह बताई गई हैं इसमें कि आपको सिर्फ एक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेशलाइजेशन डिमांड नहीं किया गया है। मतलब एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन हु हैज़ अटेन्ड अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स। और यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम ईयर्स की, मैक्सिमम एज लिमिट की, तो ये एज पर कैटेगरी जो है गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। ये सब आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 है, और उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप जो है चेक कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए, चाहे वो फिर कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है ना। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी कि यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन, एनी बैचलर्स डिग्री, है ना, किसी भी स्ट्रीम में हो आपके पास होनी चाहिए। आप जो है अपीयर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का स्पेशलाइजेशन डिमांड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए सिलेबस की। तो 2019 तक सिलेबस अलग हुआ करता था। 2019 के बाद 2020 में 2020 से सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। सिलेबस चेंज करने के बाद अब प्री के सिलेबस में 10 यूनिट जो हैं बताई गई हैं। देयर आर 10 यूनिट्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज पर द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द मध्य प्रदेश पीएससी इन इट्स नोटिफिकेशन। देयर आर 10 यूनिट्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि 10 यूनिट हैं, 100 क्वेश्चन हैं, तो हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स सोलली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कमीशन कि वह एक यूनिट से कितने क्वेश्चन दे दें। एक यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, एक यूनिट से कम क्वेश्चन भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एक यूनिट है तो उससे सिर्फ 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ही देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, या 10 क्वेश्चन ही देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे सिलेबस की। तो जो पहली यूनिट है ये मध्य प्रदेश के हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर इनसे संबंधित है। इसमें जो है मध्य प्रदेश में बहुत सारी डायनेस्टीज़ रही हैं, चाहे आप चंदेल डायनेस्टी की बात करें, गोंड डायनेस्टी की बात करें, होलकर्स की बात करें, सिंधियास की बात करें, इस प्रकार से बहुत सारी अनेकों डायनेस्टी रही हैं हमारा। तो इन डायनेस्टीज़ में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, जो इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, फॉर इंस्टेंस खजुराहो के टेम्पल्स चंदेला रूलर्स के द्वारा बनाए गए, है ना। सिंधियास के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे मराठा किंगडम में, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जा चुके हैं। आप लोग को एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप पुराने पेपर उठा करके देखें। आप इस सिलेबस जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो दीज आर जस्ट ब्रॉड टर्म्स, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर वेरी फाइन पॉइंट्स एंड यू ऑलरेडी नो दैट द डेविल लाइज इन द डिटेल। और उस डिटेल में जाने के लिए कितनी हद तक पढ़ना है किसी चीज़ को, इसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको देखना ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, उनको देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो और उनके हिसाब से उसी डेप्थ के में जो है पढ़ाई करेंगे। जो सोर्सेज हैं ये आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, बट मैं अभी बता देता हूँ कि आपको रेफरेंस के लिए शून्य नोट्स को जो है प्रेफर करना है थोड़ा सा। कारण ये है कि उसमें जो है कम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें जो हैं बताने की कोशिश की गई है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज की कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये कहाँ से चालू हुआ, किस प्रकार से इसका प्रभाव हुआ, इसके क्या इफेक्ट्स थे, मध्य प्रदेश के जो लीडर्स रहे हैं इन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया इस क्रांति को पार्शियली सफल बनाने में। साथ ही साथ जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला उसमें सबसे पहले कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके अलावा हमारे मॉडरेट फेज चला, एक्सट्रीमिस्ट फेज चला, फिर गांधीयन एरा चली। तो इन कालों के दौरान, इन पीरियड्स के दौरान मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, यहाँ पर जो लोकल मूवमेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल हमारा जंगल सत्याग्रह हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा झंडा सत्याग्रह हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें मध्य प्रदेश स्पेसिफिक हैं, आपको यह पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए मेजर आर्ट्स एंड कल्चर। तो मध्य प्रदेश का जो कल्चर रहा है, जो हेरिटेज रहा है, वो बहुत रिच रहा है। हम बात करते हैं तो दुनिया का पहला जो रॉक शेल्टर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारा भीम बेटका रायसेन में जो है, वहाँ से लेकर के अभी आप देखते हैं रिसेंटली महाकाल लोक को इनॉग्रेट किया गया। तो कल्चरल हेरिटेज इज स्टडीड इन कंटिन्यूटी, और ये हर फेज़ में, हर चरण में हमारे इतिहास के हमने देखा है कि रहा है। तो मध्य प्रदेश का इसमें क्या रोल रहा है, कुछ स्पेशल यहाँ पे मंदिर हैं, कोई स्तूप है, कोई पेंटिंग है, तो इनके बारे में जानकारी जो है आपको इसमें लेनी पड़ती है। फिर यहाँ पर मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स मध्य प्रदेश में, भारत देश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। यदि हम पॉपुलेशन नंबर, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं, और उनके अलग अलग जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी कल्चरल स्पेशलिटीज़ यदि हम बात करें, या फिर उनके डायलेक्ट्स की बात करें, उनकी भाषा, बोली वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको पढ़ना रहता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स और त्यौहार, मेले,
फोक डांसेस, फोक आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे प्रदेश में। इनको कई बार समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। तो इनके बारे में आपको खास करके ध्यान दे करके पढ़ना है। और जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, फोक म्यूज़िक है, फोक आर्ट्स हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। खास करके उन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे जो कि पिछले साल न्यूज़ में रहे, और इन जनरल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे अच्छे महान लेखक भी रहे, जैसे हरिशंकर परसाई हुए, माखनलाल चतुर्वेदी हुए। तो इस प्रकार के जो महान लेखक वगैरह रहे हैं, इनकी जो रचनाएं रही हैं, शरद जोशी हुए, इनकी जो महान रचनाएं रही हैं, ये जो लेखक रहे हैं, है ना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनकी कौन सी कृतियाँ, इनकी कौन सी संरचनाएं, क्रिएशन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इनका पर्सनल लाइफ के बारे में, मतलब जन्म वगैरह कहाँ पर हुआ इनका, साथ ही साथ जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो फिर आपका लिटरेचर फील्ड में रहा हो या पॉलिटिकल फील्ड में रहा हो, तो इनको आपको देखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत देश में ही टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत तेज प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन किया जा रहा है, जिसके कारण जो अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो पुराने रहे हैं, जिनको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, उनको रिकॉग्निशन दिलवाए जाने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी हैं उसमें मॉडर्न एमिनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो भी आपके रिलीजियस एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए मध्य प्रदेश की। और साथ ही साथ में ट्राइबल पर्सनैलिटीज़, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट नंबर्स में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ही है। और यहाँ पर बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ भी मध्य प्रदेश की रही हैं, है ना। न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि आपको पूरे देश की ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट जो है इनको पढ़ना पड़ेगा, परंतु MP की खास करके आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे जो ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। चाहे फिर हम बात करें हमारे टांट्या मामा की, ठीक है ना, जो जननायक थे, या रानी कमलापति हो, या इस प्रकार के अन्य जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं वो, और साथ साथ जो जिन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशंस वगैरह करे हुए हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी लेना ही होगा। फिर यदि हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप बात करें, खास करके यदि आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, या फिर UPSC की ही क्यों ना हो, ठीक है ना, सब में हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा रहता है और इसमें आपको पढ़ना ही होगा। और इनमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको हड़प्पन सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के किस प्रकार से वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद आपका उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड आया, फिर मौर्यंस, फिर जहाँ महाजनपद आए, मौर्याज आए, गुप्ता आए, वर्धन डायनेस्टी आई, फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, फिर आया हमारे दिल्ली सुल्तनत के बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद आपके ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है ना। तो और ब्रिटिशर्स जब आए तो उसमें किस प्रकार से इंडिया का नेशनल मूवमेंट चला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ साइड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो कि इंडियन रेनेसां एक तरह से आप कह सकते हैं इन पार्ट वो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में, वीकेन करने में, या किस प्रकार से उसने हमारे समाज को सुधारा, कौन से एक्ट लाए गए, उनका क्या प्रभाव पड़ा ओवरऑल मूवमेंट में। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जाननी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको इसके बाद इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको यूनिफाई किया गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगी। वो जो इवेंट था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो मेन रोल रहे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का रहा हो, या हमारा प्लेबिसाइड का रहा हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की पॉलिसीज़ रही हो, या आपका फजल अली कमीशन रहा हो, आपका JVP कमीशन रहा हो, एसकेदर कमीशन रहा हो, तो इस प्रकार के जो कमीशंस वगैरह रहे हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स रही हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेना आपको पड़ेगा। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो जनरल आप पढ़ते हैं, आपको सोर्सेज वगैरह जो है शेयर कर दी जाएंगी, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर चलिए हम देखते हैं ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी आपको 3 चरणों में पढ़नी पड़ेगी। एक होगी आपकी MP की ज्योग्राफी, एक होगी आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और एक होगी आपकी इंडिया की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं मध्य प्रदेश की, इनमें कौन सी पीक्स हैं, ठीक है, और इनसे क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जानकारी लेनी है। फॉरेस्ट के प्रकार, किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं वहाँ पर, जैसे कि यदि हम बात करें वनों के प्रकार पे बांट दिया जाता है, या फिर हम बात करें वो अपनी जो लीव्स शेड करती हैं, फॉर एग्जांपल डेसिडुअस हो गया, एवरग्रीन हो गया, ये जो कैटेगरीज होती हैं हमारे फॉरेस्ट की, तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर डेसिडुअस पाए जाते हैं, कहाँ पर थॉर्नी पाए जाते हैं, इस प्रकार की जो है जानकारी भी आपको लेनी पड़ेगी।
क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की क्लाइमेट किस प्रकार की है। यदि हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की, तो इसे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। तो क्या है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है, आपको ये जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश इज रिचली एंडोर्ड विद मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज हमारा डायमंड हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है, कॉपर है, मैंगनीज है, लाइम स्टोन है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। और आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस लोकेशन में किस जगह पे जो है क्या मिलता है। ये आपका एक टास्क रहेगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यही चीज़ आप इंडिया लेवल पे भी करेंगे। इंडिया में कौन सी रिसोर्सेज कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन सी माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, ये सब जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो पढ़ना रहता है। मध्य प्रदेश को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जबकि इंडिया थोड़ा कम डिटेल में, और उसके बाद फिर आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको कंपेरेटिवली और कम डिटेल में, मतलब मेजर पॉइंट्स या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वो पढ़ने रहते हैं इंडिया और वर्ल्ड की। यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपको एक काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। फिर आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन से हर साल कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है वह पूछे ही जाते हैं, चाहे वो फिर नेशनल हाईवेज से हो, चाहे वो एयरपोर्ट से हो, एयर स्ट्रिप्स से हो, रेलवेज से हो, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सप्रेसवे से पूछा गया था आपका 2021 के प्रीलिम्स में, आप उठा करके देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित। तो इसमें आपका एयर ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड एज वेल एज वाटर ट्रांसपोर्ट, इन चारों चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में इनका क्या स्टेटस है आपको ये देखना पड़ेगा। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अटल प्रोग्रेस वे पूछा गया था पिछली बार के आपके प्री एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अभी नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रपोज है, इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेस वे प्रपोज है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, तो देखिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है बनाए जा रहे हैं हमारे देश में। आफ्टर इंडिपेंडेंस चालू कर दिया गया था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था। उसके बाद से जो है बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो है बनाए गए हैं हमारे देश में, जिसमें से कुछ मध्य प्रदेश में भी हैं, ठीक है, जैसे कि बाण सागर हो गया, इंद्र सागर हो गया, गांधी सागर हो गया। इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में कि कब से बनना चालू हुए, किन एरियाज़ को सर्व करते हैं, किन नदियों पर बने हैं, ये आपको ये जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश और भारत दोनों की इकोनॉमी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज मेन स्टे ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, या फिर आपका जो इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा बहुत डेटा आता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो कितना प्रोडक्शन हुआ था, या किस एरिया में क्या होता है, कौन सी फसलें कहाँ पर होती हैं, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है। जैसे अभी एक चीज़ चल रही है हमारा एक ज़िला एक उत्पाद है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चल रही, तो उसके तहत जो वहाँ पर लोकली ग्रोन चीज़ें हैं उनको भी देखा जा रहा है ना, जो हमारे वेजिटेबल या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं वो। ये चाहे हम फिर बात करें चावल की, तो बासमती टैग वगैरह जो अभी GI टैग वगैरह मिला हुआ है, ये सब जानकारी जो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाता है, और ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में आपको ये सारी चीज़ों को कवर करना रहता है। फिर यदि हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपने MP में पढ़ा है वही आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। इसमें आपको फिजिकल फीचर्स को पढ़ना होगा, जिसमें आपके माउंटेन, रिवर, वैली, पहाड़, प्लेट्यू, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा फिर आपका वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, नेशनल पार्क, इनसे क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनसे प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें आपको 4 नेशनल पार्क्स के नाम, 4 राज्यों के नाम और बोल दिया जाएगा जोड़ी मिलाओ, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी जाएंगी। ये जो ओवरऑल पैकेज दिया जाएगा आपको शून्य IAS में, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं शेयर की जाएंगी आपके साथ। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीडियम से टेस्ट सीरीज मिलेगी, और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी, तो आपका सोशल ज्योग्राफी में मेन लिया जाता है सेंसस डेटा और डेमोग्राफी, जो आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल्स का लिटरेसी रेट कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन कहाँ पर ज़्यादा है, रूरलाइजेशन कहाँ पर ज़्यादा है। तो ये हमारे इंडिया लेवल पे और MP लेवल पे दोनों पे आपको सेंसस वगैरह जो है पढ़ना पड़ता है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्रम याद करना पड़ेगा राज्यों का। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, या किस UT में सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो किस UT में या स्टेट में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कहाँ पर है। तो ये सारी जानकारियाँ जो रहती हैं आपकी सोशल ज्योग्राफी के तहत आप पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, तो आपको जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी मिनरल रिसोर्सेज हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गई। रिसोर्स का मतलब ही क्या होता है, रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कोई भी लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन जो है उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स बोथ अपना एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। तो ये जो है हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम रिसोर्सेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स की, तो हर कॉन्टिनेंट में जो मेजर
मेजर फीचर्स हैं, जैसे वहाँ की सबसे बड़ी नदी हो गई या सबसे बड़ी लेक हो गई या सबसे ऊंचा पहाड़ हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट्स वाला जो पोर्शन है, ओशियंस में जो मिड ओशियानिक रीजन्स वगैरह हैं उनसे संबंधित वो जो फीचर्स हैं, ठीक है, और एबैसल प्लेन्स है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहाँ पर फिशिंग बैंक है, ये सारी जानकारी आपकी ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में डिस्कस की जाती है यदि हम ओशियन हेडर के अंदर पढ़ें। फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज, आपको जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि एनर्जी इज अ स्कार्स रिसोर्स नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर एंटायर वर्ल्ड, है ना। और इसलिए हम नए नए तरीकों से एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ ही साथ जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पर नए प्लांट बन रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, ये आपको इसमें याद करना होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ यूनिट की। तो फिफ्थ यूनिट को देखिए दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में जो बांटा गया है उसमें पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें आपका देखिए मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसमें हमारा गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, एडवोकेट जनरल हैं, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना देते हैं। फिर हमारा लेजिस्लेचर हो गया और हमारी जुडिशरी हो गई। इनको आपको पढ़ना होगा, किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं इनमें, किन की क्या पात्रता होती है, कि कौन इनको किसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना, कौन से आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको सारे आर्टिकल्स जो भी संबंधित होते हैं उनको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो स्टेट मशीनरी जो होती है हमारी, उसके बारे में जानकारी विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, ये आपको देखना पड़ेगा। और स्पेशली दिस पार्ट 3 टियर सिस्टम। तो 3 टियर सिस्टम में जो मध्य प्रदेश, आपको पता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। मतलब कि हमारा सेंटर, स्टेट और फिर लोकल रूरल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये सारी चीज़ें जो है हमारी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आ गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और हर राज्य ने क्या किया, एक अपना एक्ट पास किया और उस एक्ट के तहत जो है कुछ प्रोविजंस बनाए। उन प्रोविजंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन बना देता है। इस बार भी हमने 2021 में भी हमने देखा कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा डेप्थ में, तो आपको इस एक्ट को थोड़ा सा एक रीड करना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी जो है लेनी पड़ेगी। फिर बात करें हम हमारे जो 5B है, यूनिट 5B है, मतलब 5th यूनिट को 2 पार्ट में उन्होंने बांट रखा था। एक यहाँ पे जो पॉलिटिकल मशीनरी है और दूसरा यहाँ की जो इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी में आपको डेमोग्राफी एंड सेंसस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या इसमें पूछा जाता है। फिर साथ ही साथ मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई, किस प्रकार से बनना चालू हुई, ठीक है ना, पहली कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी। फॉर एग्जाम्पल गेल है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो वो कहाँ पर बना, किसकी मदद से बना, या भेल है वो किसकी मदद से बना, या फिर हमारा BORL है, रिफाइनरीज जो है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज़ हैं हमारी, हैवी व्हीकल फैक्ट्री हो गई, गन कैरेज फैक्ट्री हो गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, ये सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। फिर मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, ये आपको डेमोग्राफी के तहत ही आप पढ़ेंगे कि कहाँ पर इनका ज़्यादा रिसाइड करते हैं, कहाँ पर कम रिसाइड करते हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज बेसिस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी कास्ट का या कौन सी ट्राइब का सबसे ज़्यादा ओवरऑल पॉपुलेशन में कंपोजिशन है, ये सारी जानकारी भी आपको लेना पड़ेगा। और ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमी का जो बताया जाता है, वो है मेजर वेलफेयर स्कीम्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स जो होती हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है और साथ ही साथ उनके ईयर्स को डिस्कस करना है, ठीक है ना, कि वो कौन कौन से ईयर में आई हैं, ये आपका जो रहेगा टास्क रहेगा। फिर देखिए आ जाती है हमारी 6वीं यूनिट। 6वीं यूनिट में देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया को डिस्कस किया गया है। इसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ले करके अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कैसे मेंबर्स हैं, कौन सी कमिटीज़ इंपॉर्टेंट रही हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इनके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, फंडामेंटल राइट्स, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं किसी भी सर्विस एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको बताया ही, जुडिशियल सिस्टम किस प्रकार से इंटीग्रेटेड है, इनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉनेटरी पॉलिटी कमिटी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, या हमारा आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है RBI की, सेबी है, RBI है, कब बने, कहाँ पर बने, इनसे संबंधित जो भी प्रावधान रहे, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या चेंजेस आए, जो इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित कमेटीज़ वगैरह हैं, ये आपको जो है इसमें देखना रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए आपका साइंस वाला पोर्शन है वो स्टैटिक आ
जाता है और टेक्नोलॉजी जो है आपका करंट बेस्ड आ जाता है। तो इसमें आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी पड़ेंगी। बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, एक मीडियम लेवल का ही पढ़ना रहता है इसमें। और इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस रहे, फॉर एग्जांपल DRDO, इसरो हो, बार्क हो, TIFR हो, इनके हेड्स, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में, ये देखना होगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में आपको इन्वायरमेंट संबंधित जो कन्वेंशंस रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होगी इकोलॉजिकल सिस्टम्स में। इसी प्रकार से आपको पिरामिडिकल, नॉन पिरामिडिकल जो रहते हैं सिस्टम, जो बायोम्स वगैरह हैं, वो देखने होंगे। न्यूट्रिशन, फूड, ह्यूमन बॉडी, ये सब आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन बना देता है, जिसमें आपको अलग अलग सिस्टम्स वगैरह जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग की यदि हम बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग आपका एक न्यू एंड बडिंग इंडस्ट्री है, जिसको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो इनसे संबंधित जो स्कीम्स वगैरह हैं, किस प्रकार से बेनिफिट करेंगे फार्मर्स को, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स की। तो ये जो है साल भर में जो मेजर इवेंट्स हुए, चाहे वो स्पोर्टिंग इवेंट हो, नॉन स्पोर्टिंग इवेंट हो, पॉलिटिकल इवेंट हो, असैसिनेशंस हो, कोई कोरोनेशंस हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं ये आपको जानकारी इसमें लेनी पड़ती हैं। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको न सिर्फ भारत बल्कि मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, है ना, उनको आपको देखना रहेगा, उनको याद करना रहेगा कि कौन उनके रेसिपिएंट्स वगैरह रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 9वीं यूनिट है देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो शून्य IAS के नोट्स मिलेंगे वो कम्प्रहेंसिव आपको दिए जाएंगे, आपको ये पढ़ना है। कारण ये है इसमें, क्योंकि यदि आप नेट में पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें आपका लॉजिक अप्लाई करना है। और जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो ग्लॉसरीज हैं, फॉर एग्जांपल राउटर क्या है, गेटवे क्या है, इस प्रकार की चीज़ें जो है इनमें खास करके फोकस करना है। और इनके जो फाउंडर्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, रोबोटिक्स के फाउंडर कौन है, AI के फाउंडर कौन है, इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये इसमें पढ़ी जाती है। यदि हम बात करते हैं हमारी 10वीं यूनिट की और आखिरी यूनिट की, तो वो है हमारी कमीशंस पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का नाम दिया गया है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी हैं इसमें। तो इनका जो नाम दिया गया है आपको ये पता होनी चाहिए कि कब इस्टेब्लिश की गई थी, कितने इनके मेंबर्स हैं, इनके द्वारा कौन सी स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं, इनके बारे में कोई यदि खास बात है, फॉर एग्जांपल इनको अपॉइंट कौन करता है, या अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ठीक है ना, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको जमा करते हैं, तो ये सारी जानकारी जो है आपको इसमें लेनी रहती है। यदि इनसे संबंधित कोई आर्टिकल है वो पढ़ना पड़ेगा, कोई संबंधित एक्ट है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस सेक्शन में उस एक्ट के, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहता है इसका पोर्शन बनाता है। और ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ईजिली डूएबल है, और ये आपका स्कोरिंग पार्ट बनाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से 10 यूनिट जो हैं आपकी टोटल होती हैं। अब जो है हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट PCS में, इसके तहत आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको एक जो प्रोडक्ट पूरा पैकेज मिलेगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट पैकेज में आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में उपलब्ध है, और कुछ आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। और आपको देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इस प्रकार से कोई भी अपडेट आता है तो ये आपका टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस, ठीक है। तो आपको यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें, और आपको कोई भी यदि ऐसी अपडेट होती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि शेयरेबल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। So I hope that you like this lecture. If so, then please do like, share, subscribe and comment, and let us know if you have any queries in the comment section. Thank you for watching us.